हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इससे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इट मीन जो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इसको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी पैरामीटर फॉलो करते हुए इसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम सभी न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि जो डिफरेंट प्लांट होते हैं, जैसे गैस प्लांट हो गए या केमिकल इंडस्ट्रीज़ के प्लांट हैं, उनमें ब्लास्ट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल नुकसान होते हैं, काफ़ी लोग मर जाते हैं या फिर काफ़ी जो मनी की लॉसेस होती रहती है। तो अगर इन केस अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ फॉल्ट आती है और कोई एक्सप्लोजन होता है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ विस्फोट होगा, जस्ट लाइक मान लो एटम बम की तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो नियर अबाउट वहाँ का जो एरिया है पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे रेडिएशन फैला रहेगा। तो इस वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको काफ़ी सेफ्टली डिज़ाइन किया जाता है। उसको ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट जो पैरामीटर होते हैं, जो डिफरेंट रूल रेगुलेशन होते हैं एंड मॉनिटरिंग पैरामीटर्स होते हैं, उनको गाइडलाइन जो होती हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर किया जाता है। जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे वहाँ पे जाती हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स के लेवल को मेज़र करती हैं और इस तरीके से इसका मॉनिटराइजेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करके किया जाता है कि इन केस कहीं ना कुछ फॉल्ट ना हो जिससे कोई ना कोई दुर्घटना हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसके स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इससे जो भी हार्मफुल जो वेस्टेज निकलता है उसको कैसे हम ट्रीट करते हैं, कैसे इसके जो कंट्रोल करने के जो गाइडलाइन है उनको कैसे फॉलो किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात करें तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक तरीके से हार्ट होता है। उसी में क्या है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि क्या है, न्यूक्लियर फिजन के थ्रू हमें मिलती है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है फ्यूल प्रिपरेशन। तो फ्यूल प्रिपरेशन बेसिकली क्या होता है कि जो इसमें टू टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। पहला फ्यूल होता है यूरेनियम 235 और दूसरा होता है प्लूटोनियम 239। तो ये दो टाइप के फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। इनको क्या हो, एक रॉड के फॉर्म में फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, और ये एक ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो जो हमारी कंट्रोल रॉड्स होती हैं, जो कि हमारी रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, जो कि बोरान और कैडमियम की छड़ें होती हैं, जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर पाती हैं। अदरवाइज अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल नहीं होती तो ये जो न्यूक्लियर फिजन है वो जो भी प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी और पूरा का प्लांट जो है एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। तो इस तरीके से उसको उस पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड यूज़ करी जाती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ये क्या है, कैडमियम और बोरान की जो छड़ें हैं वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे कि पूरी रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो इस जो भी कैडमियम की रॉड हैं, इनको हम इनकी जो पोजीशंस हैं इनको सेट करके हम जो डिफरेंट न्यूट्रॉन इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो भी ऑपरेटर है इनको बेटर तरीके से ऑपरेट करता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अब हम बात करें कि रिएक्टर कोर की, तो रिएक्टर कोर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो रिएक्टर कोर है ये क्या है, एज अ हेड की तरीके से काम करता है। यहाँ पे जो डिफरेंट न्यूक्लियर फ्यूल की जो रॉड हैं वो होती हैं और साथ ही कैडमियम की जो छड़ें हैं उनको भी फिक्स कर रखा जाता है और उसके साथ साथ जो भी हमारा मॉडरेटर लिक्विड है, जस्ट लाइक हमारा हैवी वाटर है या डिफरेंट अदर मटेरियल्स हैं, उनको वहाँ पे ये फिल होती हैं और यहाँ पे जो न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन है वो टेक प्लेस होती है और उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने हीट जनरेट करने में, जैसा कि हम स्टीम जनरेट करते हैं फॉर स्टीम टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ही हमारा क्या है, पूरी की पूरी रिएक्शन स्टार्ट होती है और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है।
अब न्यूक्लियर फिजन को अगर हम समझते हैं तो जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा यूरेनियम 235 है। यहाँ पे जो भी एक न्यूट्रॉन है वो आके इससे कोलाइड करता है, और ये कोलाइड करता है तो वैसे ही हमारा जो यूरेनियम है वो डिफरेंट पार्टिकल में ब्रेक होता है और जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है। और फिर क्या होता है, जो नेक्स्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो आके इस पर्टिकुलर एटम से टकराते हैं और फिर से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से ये पूरी सीरीज श्रृंखला बन जाती है और काफी तेजी से काफी तेजी से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो जो हमारा न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से इसको क्या है, न्यूट्रॉन को कई सारे न्यूट्रॉन होते हैं जिनको कैडमियम की छड़ों के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि जो रिएक्शन है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना होने पाए। अब हीट जनरेशन की बात करें तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का सेटअप है। यहाँ पे कैडमियम की छड़ें हैं और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है जो कि न्यूक्लियर फिजन से हमें मिल रही। तो यहाँ पे हम क्या कूलेंट को लगाते हैं और कूलेंट को हम एक पंप के थ्रू यहाँ पे सर्कुलेट कराते हैं, जो कि कूलेंट यहाँ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ से यहाँ पे सप्लाई करता है। अब यहाँ के इसके दूसरे सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो पूरा सेटअप अरेंजमेंट है, यहाँ पे हम वाटर को सप्लाई करते हैं। वाटर क्या करता है, इस हीट को एब्जॉर्ब करता है और स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके हाई प्रेशर की स्टीम जनरेट होती है जो कि हम टरबाइन को रोटेट कराने में यूज करते हैं। अब हम स्टीम जनरेशन की बात करें तो जैसा कि हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि यहाँ पे स्टीम का जनरेशन होता है। तो स्टीम यहाँ पे क्या होता है, वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है और स्टीम प्रोड्यूस होती है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम सुपर हीटेड स्टीम को हम इंटर कराते हैं टरबाइन के, जो कि इतनी ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की होती है जो कि टरबाइन को काफ़ी हाई स्पीड में रोटेट कराती है। और जब टरबाइन हमारी रोटेट करती है तो उससे मैकेनिकल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करती है, जिससे हम जो भी जनरेटर है उसको चला पाते हैं। तो अब हम बात करें टरबाइन एंड जनरेटर की, तो टरबाइन और जनरेटर, ये टरबाइन क्या है, बेसिकली हाई प्रेशर ग्रेडियंट पे वर्क करती है। यहाँ पे क्या है, काफ़ी हाई प्रेशराइज्ड स्टीम है और यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर स्टीम है, बिकॉज लो प्रेशर हम कंडेंसर के थ्रू क्रिएट कर पाते हैं। और यहाँ पे हाई प्रेशर यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होने से क्या है, स्टीम हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट करती है। और यहाँ पे लो प्रेशर और टेम्परेचर होता है, जिससे हाई प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिससे जो टरबाइन होती है हमारी वो काफ़ी तेज़ी से रोटेट करती है और उसी से हमारा जनरेटर भी कनेक्टेड होता है। तो जनरेटर भी हमारा कनेक्टेड होगा, जिससे क्या हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है हमारा जनरेटर। तो इस तरीके से हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रिक जनरेशन को समझते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल फिगर के थ्रू समझना चाहें तो यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे पूरा एक इम्पलर टाइप का है। इट मीन्स टरबाइन का वर्किंग यहाँ पे है, टरबाइन जिससे हमारा मैकेनिकल वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होता है। और यहाँ से हमारा यह क्या अल्टरनेटर मतलब जनरेटर अरेंजमेंट है, जो कि यहाँ पे फ्लक्स करते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। तो इस तरीके से ये सिंपल पिक्चर है जिससे हम सिंपली समझ पाते हैं कि कैसे हम हाई प्रेशर स्टीम का यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब कूलिंग सिस्टम की बात करें तो कूलिंग सिस्टम क्या होता है कि बेसिकली जब हम हाई स्टीम और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम को जनरेट कर लेते हैं तो अब उसे स्टीम हाई प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम जब हमारी टरबाइन को रोटेट करा लेती है और हमें मैकेनिकल वर्क आउटपुट मिल जाता है, तो अब उसे हमें चाहिए होता है कि हमें उसको काफ़ी ठंडा कराना होता है। तो इसको हम ठंडा कराने के लिए जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा गर्म पानी है जो कि उससे गर्म स्टीम है जो कि हमारा टरबाइन से निकल रही है, तो उसको हम कूलिंग टावर में भेज देते हैं। कूलिंग टावर में यहाँ पे क्या होता है कि जो एयर के फ्लो को और ठंडे वाटर को यहाँ पे जो वाटर होता है हमारा कूल डाउन हो जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर प्रेशर ड्रॉप आउट होता है। तो इस तरीके से हम पूरे कूलिंग सिस्टम को यूज करके वाटर को ठंडा करते हैं, जिससे हम टरबाइन के एंड प्रोसेस पे लो टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट कर सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके हमारा टरबाइन।
अब अगर हम बात करें सेफ्टी मेजर की, तो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है या न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसकी जो सेफ्टी पैरामीटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम इसको कई स्टेप में कंट्रोल करके रखते हैं कि इन केस कहीं अगर एक सिस्टम फॉल्ट होता है तो कोई हम दूसरे सिस्टम से अपने रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं कर पाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सप्लोज़न होगा और पूरा का पूरा प्लांट तो हाँ, एक तरीके से एक्सप्लोड होगा ही, उसके साथ-साथ पूरी एरिया को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेगा और इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ही रह चलेगा, बिकॉज़ जो भी वहाँ पे रेडिएशन है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे प्रेज़ेंट रहेगा, जो कि क्या है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो इस वजह से जो इसकी जो सेफ्टी मेजर हैं उसको हम कई तरीके से कंट्रोल करते हैं, जैसा कि बैकअप कूलिंग सिस्टम हम लगाते हैं और इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिससे जो हमारे कैडमियम छड़ें हैं तो वो पूरी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को शट डाउन कर देती हैं। तो इस तरीके के कई चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हम तुरंत सेफ्टी को मेजर कर सकें और उस पे उसको कंट्रोल कर सकें। अब वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उससे जो हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो उसको एक तरीके से डिस्पोजल करना और उसको एक तरीके से डिकम्पोज करना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि अगर हम कहीं इन्वायरमेंट में उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वहाँ से क्या है काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन निकलता है, जो कि क्या है काफ़ी हार्मफुल है। तो इस वजह से जो इसका प्रॉपर डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे हम इसको क्या है समुद्र में ले जाकर के कैप्सूल के फॉर्म में इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैप्सूल फॉर्म में इसको डिकम्पोज करते हैं। तो ये हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, जो कि क्या है एक स्ट्रिक्टली गाइडलाइन होती है जिनको और प्रोटोकॉल होते हैं जिनको हम एक स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जो हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। अब हम बात करें रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग की, तो जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इसको जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं वो इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करती हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग करती हैं। हर एक पीरियडिक टाइम पे विजिट करती हैं और वहाँ का जो भी रिएक्टर कंडीशन है और या फिर रेडिएशन लेवल है उसको मेज़र करती हैं। अगर वो फिक्स्ड जो लेवल है वो कंट्रोल लेवल में है तो उसको एक ग्रीन सिग्नल देती हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं और उनको मेंटेन करने के लिए बोलती हैं। तो इस तरीके से जो इसका रेगुलेशन और मॉनिटरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जिससे जो इसके इम्पैक्ट पे जो हमारा प्लांट है इसके इस पे कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़ने पाए। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके साथ ही अगर आपके कोई डाउट होते हैं या क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।